एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट शांति शिक्षा एवं सतत विकास हो जाता है, इसके राजन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम लिखिए। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव। सांप्रदायिकता से आपसी द्वेष को बढ़ावा मिलता है। सांप्रदायिकता से आर्थिक हानि होती है, जनहानि होती है, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है, राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है। इस तरह से हो जाते हैं। मूल्यों की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। मूल्य सभी समाजों के प्रतीक होते हैं तथा सभी समाज अपने मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं। मूल्यों की प्रकृति निम्न है। अमूर्त संप्रतीय मूल्यों का संबंध मनुष्य की आंतरिक शक्ति मन से होती है। ये समाज में अमूर्त रूप से स्थापित रहते हैं, अतः इस प्रकार समाज में प्रकृति मूल्यों की प्रकृति अमूर्त होती है। दीर्घ अनुभवों का परिणाम। किसी भी समाज में स्थापित मूल्य थोड़े ही समय में विकसित नहीं होते हैं, बल्कि उनके निर्माण के लिए दीर्घ अनुभवों की जरूरत होती है। दीर्घ अनुभवों के परिणाम स्वरूप समाज में विभिन्न सिद्धांत, विश्वास, आदर्श, नैतिक प्रतिमान और व्यवहारिक मानदंडों की स्थापना होती है। उचित कार्य प्रेरक। समाज में प्रचलित मूल्य व्यक्ति को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। मूल्य सही गलत उचित अनुचित का निर्धारण करने में व्यक्ति के सहायक होते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, सामाजिक तनाव से क्या अभिप्राय है? जो तनाव समाज के द्वारा व्यक्ति पर थोपे जाते हैं उन्हें सामाजिक तनाव कहते हैं। ये तनाव तब और बढ़ जाता है जब हमारे तथा उन लोगों के बीच में गहरा संबंध होता है। सामाजिक घटनाएं जैसे परिवार में किसी की मृत्यु या बीमारी, तनावपूर्ण संबंध, पड़ोसियों से परेशानी सामाजिक तनाव के कुछ उदाहरण हो जाते हैं। सतत विकास की क्यों आवश्यकता होती है? अपने विचार लिखिए। सतत विकास की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह राष्ट्रीय बजट को बचाता है, लोगों की आवश्यकता को पूरा करता है, प्राकृतिक संसाधनों और लोगों के बीच समन्वय में सहायता करता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है। शांति शिक्षा में कौशल का समावेश क्यों आवश्यक है? कोई दो शांति कौशलों का उल्लेख कीजिए। लिंग, आर्थिक स्थिति, जातीय या धार्मिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी के लिए सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देना। जैसे हम पढ़ने और लिखने में मदद के लिए मुख्य साक्षरता कौशल सीखते हैं, बच्चों और युवाओं और वयस्कों को भी शांति शिक्षा के आवश्यक कौशल को सीखने की आवश्यकता है। इसलिए शांति शिक्षा में कौशल का समावेश आवश्यक है। शांति कौशल के अंतर्गत व्यक्तियों को शांति का रास्ता चुनने के सशक्त बनाना, मानव गरिमा के प्रति सम्मान की भावना का उत्पन्न करना है। विश्व बंधुत्व के संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का उल्लेख कीजिए। टैगोर विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत थे। उन्होंने एक विश्व सरकार की कल्पना की थी। उनका मानना था कि प्राच्य व पाश्चात्य सभ्यताओं को मिश्रित कर दिया जाए तो विश्व शांति, विश्व एकता, विश्व सरकार की स्थापना संभव है। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विषय पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। इस तरह से हो जाता है। नैतिक शिक्षा शास्त्रों के नैतिक शिक्षा छात्रों के लिए क्यों आवश्यक है? नैतिक शिक्षा बालक के आचरण और व्यवहार में परिवर्तन लाती है। बालक के व्यवहार में ये परिवर्तन देश और समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि नैतिक शिक्षा की उपेक्षा की जाती है तो बालक का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए बालक के समाजीकरण के लिए उसे नैतिक शिक्षा दी
जानी आवश्यक है। व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास का संबंध स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रमुख गुण होते हैं? व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास का घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति समाज में रहता है, अतः व्यक्ति का विकास इस प्रकार होना चाहिए जिससे व्यक्ति में उन गुणों का समावेश हो जो समाज की उन्नति एवं सामाजिक जीवन हेतु आवश्यक हो। व्यक्तित्व के गुणों को मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से बताने का प्रयत्न किया है। वर्तमान में शोधों के आधार पर स्वीकार किया जाने लगा है कि व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण हैं: खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता और स्नायुविक स्वास्थ्य। व्यक्तित्व के ये गुण द्विध्रुवीय हैं और उनके प्रत्येक ध्रुव के व्यवहार में अंतर दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। जाति राष्ट्रीय एकता पर कुठाराघात आदि संबंधी विचारधारा के कारण भी होता है। जातीयता हमें परस्पर बांट देती है और हम दूसरी जातियों को अपनी जाति से कमतर और निम्न समझने लगते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। धर्म एवं संप्रदाय, हमारे देश में कई प्रकार के धर्म एवं संप्रदाय हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और जाने कितने मतांतर। इनके कारण लोग अपने संप्रदाय की प्रगति के बारे में सोचते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता खंडित होती है। प्रांतीयता एकता के बाधक तत्वों में प्रांतीयता भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रांतीयता एक भावना है जो अपने अपने प्रांत के संदर्भ में विकसित होती है। भारत कई प्रांतों में बटा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और भी कई प्रांतों में इस भावना के कारण लोग दूसरे प्रांत के निवासियों को ठीक से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। भाषा भी राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व है। देश में कुछ मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। बोलियां तो हजारों की संख्या में हैं, अतः अपनी भाषा बोलने वाले के प्रति विशेष प्रेम होता है। इस प्रकार भाषा भी राष्ट्रीय एकता का एक बाधक तत्व है। नैतिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, समझाइए। नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जो नैतिकता से संबंधित होती है। आचरण में सुधार करके नैतिकता की शिक्षा दी जाती है। व्यवहार में ईमानदारी, सच्चरित्रता, दूसरों का ध्यान रखना, पशुओं पर दया करना, दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखना ही नैतिकता है। नैतिकता में चरित्र के आधारभूत गुण आ जाते हैं जो व्यक्ति को समाज में सही प्रकार से समायोजित करने में मदद करते हैं और समाज में शांति बनाए रखते हैं। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। मनोवैज्ञानिक हिंसा और अनुबंधन। मनोवैज्ञानिक हिंसा अपने हितों की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति को डराना, धमकाना तथा अकार्य भय का माहौल बनाना जिससे व्यक्ति विशेष पर मानसिक दबाव बनाकर उस पर नियंत्रण हासिल किया जा सके। अनुबंधन की प्रक्रिया का सिद्धांत पावलोव का है। उनके अनुसार अनुबंधन वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक तटस्थ उद्दीपक एवं स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने के कारण वो स्वाभाविक उद्दीपक की सभी विशेषताओं को ग्रहण कर लेता है। स्वास्थ्य साथी संबंधों को बढ़ावा देने में अभिभावकों की क्या भूमिका है? बच्चों के स्वस्थ साथी संबंध को बढ़ावा देने के लिए परिवार की भूमिका। बच्चों के स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ाने के लिए परिवार की भूमिका। माता पिता को अपने बच्चों के संगी साथियों के विषय में पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए। जब बच्चे अपने साथियों से बात कर रहे हो तो उनके वार्तालाप का निरीक्षण करना चाहिए। कोई अन्य यदि आपके बच्चे की शिकायत लेकर आए तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि ऐसा प्रतीत हो कि बच्चे का कोई साथी गलत है तो उसे विश्वास में लेकर उचित परामर्श दें। बच्चे से उसके साथियों और उसके व्यवहार के बारे में समय समय पर बातचीत करें। वैश्वीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? वैश्वीकरण के बाधक तत्व राजनीतिक व्यवधान, भाषाई व्यवधान, भौतिक व्यवधान, मनोवैज्ञानिक व्यवधान, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवधान। अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक के रूप में जो रणनीतियां हैं किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक की रणनीतियां दो। देखिए, छात्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण। शिक्षक को बालक के अवांछित व्यवहार का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए तथा उसके व्यवहार का विश्लेषण करके उसके अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। अवलोकन निरीक्षण एक महत्वपूर्ण रणनीति है जिसका शिक्षक को सर्वाधिक प्रयोग करना चाहिए।
पृथकीकरण अवांछित व्यवहार का पता लगाने की दूसरी महत्वपूर्ण रणनीति है। छात्रों के आक्रामक व्यवहार अपनाने पर उन्हें कक्षा में एक दूसरे से अलग बिठाएं। उन सभी बालकों से व्यक्तिगत रूप से वार्ता करें तथा उनके अवांछित व्यवहार को जानने का प्रयास करें। बच्चों के विकास में साथियों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। बच्चों के विकास में साथी समूह की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चों के विकास में साथियों की भूमिका निश्चित रूप से होती है। बच्चा साथियों को अपने व्यवहार का आदर्श मानता है। वह उनके द्वारा स्वीकृत वेशभूषा, आचार विचार, बात व्यवहार को अपनाता है। वह अपने खेलों, प्रकारों, उचित अनुचित के आदर्शों को स्वीकार करता है। वह समूह के नियमों व आचार संहिता का पालन करते हुए उनके प्रति निष्ठावान रहने का प्रयास करता है। इसलिए वह अपने साथियों की मान्यताओं को अन्य लोगों की मान्यताओं की अपेक्षा अधिक महत्व देता है। खेल कूद आदि प्रतियोगिताओं के माध्यम से वह बालक अपने साथियों के साथ अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। इस प्रकार साथियों की क्रियाओं करने में बालक व्यक्तित्व का विकास होता है। साथियों का संबंध बच्चों के विकास, विशेष रूप से सामाजिक विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक विविधता से पूर्ण भारत में धार्मिक सहिष्णुता क्यों आवश्यक है? धर्म मानव जीवन से जुड़े कई प्रकारों को पूर्ण करने में सहायता करता है या स्वयं उन्हें पूर्ण करता है। मानव जीवन की जिन जिज्ञासाओं व विशेषताओं का समाधान विज्ञान व वैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्ण नहीं हो पाता, उसका समाधान धर्म के द्वारा किया जाता है। भारतीय धर्म के द्वारा किया जाता है। भारतीय समाज धर्म प्रधान कहा जाता है। धर्म ने मानव के कई रूपों को प्रभावित किया है, जिनमें से प्रमुख है मानव जीवन का कर्म स्वरूप, मानव का व्यक्तित्व स्वरूप, मानव की सांस्कृतिक निष्ठा को बनाए रखना, मानव के भावात्मक रूप का संरक्षण आदि हो जाता है। इसके अलावा धर्म स्वस्थ मनोरंजन देने की एक प्रक्रिया रूप में भी दृष्टिगत होता है। उत्सवों, कर्मकांडों, धर्म सभाओं के माध्यम से धर्म व्यक्ति को समाज कल्याण हेतु भी प्रोत्साहित करता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि धार्मिक विविधता से पूर्ण भारत में धार्मिक सहिष्णुता आवश्यक है, क्योंकि धर्म हमारे समाज की आत्मा है और बिना इसके समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत। व्यवहारवाद में उद्दीपन, अनुक्रिया, संबंध। लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत। लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धार्मिक मान्यता आदि की व्यक्ति की स्वतंत्रता, निहित समानता। इससे तात्पर्य व्यक्ति को बिना मूलवश जाति, धर्म, लिंग आदि का भेदभाव किए अवसर की समानता है। बंधुत्व भावना, राष्ट्र की अखंडता को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति की गरिमा एवं व्यक्तित्व की महत्ता का ध्यान तथा उसके बीच बंधुत्व या भ्रातृत्व की भावना का समुचित विकास। न्याय, इससे तात्पर्य है कि नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना। समाजवाद, लोकतंत्र का एक तत्व समाजवादी समाज की व्यवस्था है, जिससे किसी से किसी आधार पर भेदभाव नहीं होता और सभी को आवश्यकता एवं योग्यता के आधार पर अवसर उपलब्ध कराना अभीष्ट होता है। व्यवहारवाद में उद्दीपन, अनुक्रिया, संबंध। व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार वह तरीका है जिस प्रकार वह आचरण या अनुक्रिया करता है। यह व्यक्ति के कार्य, प्रभाव डालने या बदलने का ढंग है। एक प्रकार से व्यवहार व्यक्ति द्वारा स्वतः और अपने पर्यावरण के संयोजन में की गई क्रियाओं का कार्य करने के ढंगों का विस्तार या प्रसार क्षेत्र है। इससे व्यक्ति विभिन्न उद्दीपनों, चाहे वे आंतरिक हो या बाह्य, चेतन हो अचेतन, प्रकट या अप्रकट तथा ऐच्छिक या अनैच्छिक के प्रति अनुक्रिया को व्यक्त करता है। वाटसन ने किसी मनोवैज्ञानिक घटना को एक उद्दीपन से प्रारंभ होने को माना है और जब उसके प्रति अनुक्रिया की जाती है तो घटना समाप्त हो जाती है। इस तरह वाटसन ने व्यवहारवाद में उद्दीपन अनुक्रिया के मनोवैज्ञानिक को जन्म दिया है। बच्चों के विकास में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। बच्चों को अच्छा बनाने में कुशल शिक्षक का महत्व बताइए। व्यक्ति को अच्छा बनाने में कुशल शिक्षक का महत्व। बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं और समाज बहुत कुछ बच्चों से चाहता है। बच्चों का अनौपचारिक शिक्षा केंद्र परिवार होता था। बच्चा परिवार से ही शुद्ध अशुद्ध शब्दकोश लेकर विद्यालय में शिक्षक के पास आता है। शिक्षक ही बच्चों के शब्दकोश में संशोधन तथा परिमार्जन करके उनकी भाषा एवं ज्ञान का विकास करता है और उन्हें देश का कुशल एवं सुयोग्य नागरिक बनाता है। तथा किसी भी व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाने में उसके शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अधिकांश बच्चे
अपने शिक्षक का अनुकरण करते हैं और शिक्षक को सबसे अधिक महत्व देते हैं। अतः शिक्षक को भी चाहिए कि बच्चों के सामने अच्छा आचरण रखे, अच्छे आचरण हेतु प्रेरित करे। जब शिक्षक बच्चों को यह सिखा देते हैं कि माता पिता को नित्य प्रणाम करके विद्यालय आना है, तो बच्चे अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करते हैं और धीरे धीरे वे स्वयं ही अन्य सदस्यों को भी प्रणाम करना सीख जाते हैं। इस प्रकार बच्चों को संस्कारवान बनाने में शिक्षक की भूमिका अहम होती है। अष्टांग योग की क्या उपयोगिता है? अष्टांग योग के द्वारा मन पूर्ण शांत हो जाता है, व्यक्ति को विवेक और ज्ञान हो जाता है, उचित अनुचित का भान हो जाता है। उसके द्वारा समाज में कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जाता जो किसी व्यक्ति के लिए अप्रिय हो। सांप्रदायिक उन्मूलन के उपाय बताएं। सांप्रदायिक शिक्षा द्वारा यानी सांप्रदायिकता उन्मूलन के उपाय निम्नलिखित हैं। अनिवार्य शिक्षा द्वारा शिक्षा में ज्ञान की ज्योति जलाई जाए। शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जो पारस्परिक सद्भाव, राष्ट्रीय चरित्र एवं एकीकरण को बढ़ावा देता हो। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की नीति तैयार की जानी चाहिए। प्रशासनिक शिथिलता को समाप्त किया जाए एवं सांप्रदायिकता तनाव पैदा करने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाए। अधिकारियों का प्रशासकीय कार्य एवं दायित्वों को पूर्ण गंभीरता के साथ निभाना चाहिए। स्वच्छ प्रशासन तभी संभव है जबकि प्रशासन में राजनीति का अवांछित हस्तक्षेप न हो। सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेता समाज और देश के हितों को प्रधानता देते हुए प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाएं। नेताओं को जाति, धर्म, भाषा, प्रांतीयता और संकीर्ण स्वार्थों के दृष्टिकोण से सीखने और कार्य करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा। प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को मान्यता दी जाए। पथ निरपेक्षता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मूल्यों का पूर्णतः स्वीकार किया जाए, यानी इसको मूल्यों को स्वीकार किया जाए। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताएं। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य परम सत्य अथवा ईश्वर से साक्षात्कार करना है। सत्य की खोज एवं आत्मा का ज्ञान आवश्यक है जिससे बच्चों में नैतिक गुणों का प्रादुर्भाव कर चारित्रिक विकास किया जा सके। भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं बताएं। भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विश्व में शांति एवं जीवों का कल्याण करना, सुखमय जीवन के लिए धर्म एवं शांति को धारण करना, धर्म की स्थापना करना, संयमित आचरण करना, प्रेम से सभी को अपना बना लेना। आत्मा जागरूकता की विभिन्न स्थितियां बताएं, यानी आत्म जागरूकता यहाँ पे हो जाता है। आत्म जागरूकता के विकास द्वारा व्यक्ति अपने प्रति चेतन होते हैं। आत्म जागरूकता को एक विशिष्ट प्रकार के स्व विकास के रूप में देखा जा सकता है जो व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति जिसमें विचारों, कार्यों, धारणाओं, असहायों तथा दूसरों के अंतःक्रिया का समावेश रहता है से संबंधित होता है। आत्म जागरूकता किसी एक व्यवहार से एकाकार विकसित नहीं होता है, वह धीरे धीरे कर्मिक रूप से स्वयं संबंधित विभिन्न व्यवहारों द्वारा किया जाता है। प्रारंभ में यह जागरूकता शरीर के प्रति होती है, फिर आयु बढ़ने के साथ विकास में वृद्धि होने पर जागरूकता का स्तर बढ़ता है और वे सरल से जटिल रूप से लेते हैं। आत्म जागरूकता जीवन के अनुभवों, कार्यों एवं चिंतन के कारण बहुआयामी होता है। यह कोई स्थिर प्रक्रिया नहीं है वरन गतिशील प्रक्रिया है। भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय बताएं। भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय प्रशासनिक मामलों में पारदर्शिता बनाए और जनता को भागीदार बनाए। न्यायालय में मामला त्वरित निपटारा हो। लोकपाल कानून लागू करने के लिए आवश्यक है संक्षिप्त एवं कारगर कानून हो जिसमें अपने शपथ के साथ शुरू करें, ना तो रिश्वत लें और ना ही रिश्वत दें। कानून और सरकार पर से लोगों की मानसिकता बदलने की आवश्यकता, इस तरह से हो जाते हैं। यानी भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय। देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी तो है लेकिन लोग इसको दूर नहीं करते क्योंकि भ्रष्टाचार तो हर जगह पे फैला हुआ है। और आज का युग कैसा है कि कहते नहीं भाई भतीजावाद, क्योंकि जहाँ पे जो है पहले से उसी के परिवार वालों को वहाँ पे वो चीज़ मिल पाती है और बाकी सब ऐसे ही घूमते रह जाते हैं, है ना। वो चीज़ आप लोगों के साथ भी होती होगी और सभी के साथ में ऐसा होता है ज़्यादातर। व्यक्तित्व में सहमति जन्यता की क्या उपयोगिता है? व्यक्ति में सहमति जन्यता की उपयोगिता, सहमति जन्यता का अर्थ सहयोगशीलता से होता है। फिर व्यक्तियों में यह गुण पाया जाता है वह व्यक्ति अन्य लोगों के साथ चलते या चलने वाले होते हैं। वह सामान्य तौर पर दूसरों का फायदा, यहाँ पे है फायदा करने वाले, मित्रतापूर्ण तथा
का मददगार स्वभाव होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का दृष्टिकोण मानव स्वभाव के प्रति आदर्शवादी होता है, इसलिए व्यक्तित्व में सहमति तजन्यता की महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। समपोषणीय विकास के लिए मूलभूत तत्व क्या हैं? समपोषणीय विकास के लिए मूलभूत तत्व है समपोषणीय विकास, पर्यावरण निम्नीकरण के बिना संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग, भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकीय पर्यावरण विकास हो जाता है, दूरदर्शिता एवं समानता, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, ये सब हो जाते हैं। पर्यावरण के प्रति भारत सरकार की नीति एजेंडा 21 सिद्धांत बताएं। पर्यावरण के प्रति भारत सरकार की नीति एजेंडा 21 सिद्धांत पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर काम करता है। इसका कार्य पर्यावरण विकास के लक्ष्यों के समाकलन से संबंधित गतिविधियों के प्रगति की निगरानी करना है। एजेंडा 21 सिद्धांत में सभी राज्यों से निवेदन किया गया कि वह प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखे, पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा सतत विकास का रास्ता अपनाए। प्राकृतिक संसाधनों के अवक्रमण को रोकने के उपाय बताएं। प्राकृतिक संसाधनों के अवक्रमण को रोकने के उपाय हो जाते हैं आबादी पर नियंत्रण हो, वनों के उन्मूलन पर कड़ी रोक, वनों को विस्तारित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए, मिट्टी संरक्षण एवं रासायनिक खादों का उपयोग बंद करके जैविक एवं हरित खाद का अधिकाधिक उपयोग हो, जहरीली गैस के उत्सर्जन पर रोक, उपकरण पत्थरों एवं बालू का अबाधित उत्खनन पर नियंत्रण हो, विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं के पोषण पर बल दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कार्य लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे को प्रोत्साहित देने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पर्यावरण एवं सतत विकास, भारत के धार्मिक सहिष्णुता यानी भारत में धार्मिक सहिष्णुता, राष्ट्रीय एकता, मानवाधिकार एवं लोकतंत्र। तो सबसे पहले देख लेते हैं पर्यावरण एवं सतत विकास, इसको देख लेते हैं। ये आपका हो जाता है पर्यावरण के संदर्भ में सतत विकास का आशय उस विकास से है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सर्वांगीण विकास हो तथा प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग न हो। व्यक्तित्व पर्यावरण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। व्यक्ति पर्यावरण को प्रभावित करता है और स्वयं भी प्रभावित होता है। अतः हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पर्यावरण का संतुलन विकास यानी संतुलित विकास हो। मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधनों से व्यक्ति के आर्थिक विकास में सुधार भी होता है। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों से व्यक्ति का आर्थिक तथा सामाजिक विकास हो। मानव को प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता के अनुरूप ही उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता आने वाली पीढ़ी के लिए होना चाहिए यानी होना आवश्यक है। भारत में धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखने के लिए शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। भारत में विभिन्न जातियों, धर्म एवं भाषा के लोग निवास करते हैं। सभी लोग भारत में खुशहाली की स्थिति में रहते हुए अपने त्योहार एवं अन्य उत्सवों को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। भारत में सभी जाति एवं धर्म के लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। प्रत्येक नागरिक एक दूसरे की संस्कृति एवं सभ्यता का सम्मान करता है। यह विशेषता शांति शिक्षा को जन्म देती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सहिष्णुता की आवश्यकता अनिवार्य होती है। प्रत्येक देश एवं समाज में विभिन्न प्रकार की संस्कृति एवं सभ्यताएं पाई जाती है, इसलिए उनमें संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित करने हेतु सहिष्णुता की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को एक स्तर पर आकर राष्ट्र के सर्वांगीण विकास हेतु योजनाएं बनानी है। राष्ट्रीय एकता वह ताकत है जिसमें कोई राष्ट्रीय सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आदि क्षेत्रों में विश्व पटल पर अपना
चम लहराती है। यदि किसी राष्ट्र में विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं तो हमें दूसरों के त्योहार पर्व सुख दुख में सम्मिलित होकर भाईचारे की भावना रखते हुए एक दूसरे का सहयोग एवं सम्मान करना चाहिए। भारत में विभिन्न जातियों धर्म एवं संप्रदाय के लोग रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, जिससे देश की विशेषता विविधता में एकता वैश्विक स्तर पर जानी जाती है। राष्ट्रीय एकता में बाधाएं। राष्ट्रीय एकता में निम्नलिखित बाधाएं हैं: जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, भाषावाद, राजनीतिक दल ये हो जाते हैं। राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका। राष्ट्रीय एकता में शिक्षक एवं विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा वह साधन है जो बालक के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के द्वारा बालकों में जातिवाद एवं भाषावाद, सांप्रदायिकता आदि अवगुणों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। मानवाधिकार एवं लोकतंत्र। मानव अधिकार मानव के वे अधिकार हैं जो जन्म के साथ उसे प्राप्त होते हैं। प्रत्येक संस्था तथा राष्ट्र को उसका सम्मान तथा रक्षा करना अति आवश्यक होता है। मानवाधिकार के दो प्रमुख आधार हैं, जैविक आधार और सांस्कृतिक आधार ये हो जाते हैं। जैविक आधार जैसे लैंगिक आधार पर समानता प्राप्त करने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक रक्षा का अधिकार, नस्ल के आधार पर समानता प्राप्त करने का अधिकार। अब हो जाता है मानव के सांस्कृतिक आधार। कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार, भाषा का अधिकार, अभिव्यक्ति का आधार, स्वतंत्रता पूर्वक जीविका अपनाने का अधिकार या भ्रमणशीलता का अधिकार हो जाता है। लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र में जनता का स्थान सर्वप्रिय होता है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता का शासन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आधुनिक युग में लोकतंत्र की आवश्यकता: जन कल्याण की भावना, जनता का नैतिक विकास, क्रांति से सुरक्षा, विश्व शांति का समर्थन, देशभक्ति की भावना का विकास, विचारों का आदान प्रदान एवं समझौते की भावना का विकास। निम्न पर टिप्पणी लिखे। व्यक्तित्व का निर्धारण। व्यक्तित्व विकास में वातावरण का प्रभाव। व्यक्तित्व का निर्धारण। व्यक्तित्व व्यक्ति के बाह्य तथा आंतरिक गुणों को प्रदर्शित करता है। व्यक्तित्व के निर्धारण तत्व निम्नलिखित हैं: शारीरिक तत्व, वंशानुक्रम, सामवेगिक तत्व, वातावरणीय तत्व, लिंग तत्व, सांस्कृतिक तत्व, मानसिक तत्व और सामाजिककरण। उसके बाद हो जाता है कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि वातावरण एवं वंशानुक्रम व्यक्तित्व निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वातावरण, वंशानुक्रम, व्यक्तित्व। मनुष्य को समाज में रहना है अतः मनुष्य को सामाजिक होना चाहिए। मनुष्य के व्यक्तित्व पर समाज का भी प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व के निर्धारण में मनोवैज्ञानिक कारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये मनोवैज्ञानिक कारक निम्नलिखित हैं: अभिप्रेरणा, चरित्र, बौद्धिक क्षमताएं, रुचियां, अभिवृत्तियां आदि हो जाते हैं। व्यक्तित्व विकास में वातावरण का प्रभाव। एनाटॉमी के अनुसार वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जिस के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। वातावरण व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। यदि व्यक्ति अच्छे आचरण को लोगों के साथ उठता बैठता है तो उस व्यक्ति में अच्छी आदतों का विकास होता है और वह व्यक्ति समाज में अच्छे व्यक्तियों के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर यदि व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहता है तो व्यक्ति में बुरी आदतों का समावेश होता है। यदि हम बालकों के विकास पर वातावरण के प्रभाव को देखें तो हम पाएंगे कि वातावरण का प्रभाव बालक के निम्नलिखित पक्षों पर पड़ता है: सामाजिक गुणों पर वातावरण का प्रभाव, मानसिक विकास पर वातावरण का प्रभाव, शिक्षा पर वातावरण का प्रभाव। एक ही माँ बाप के दो बच्चे भिन्न भिन्न वातावरण में रहते हुए भिन्न भिन्न रास्तों पर निकल पड़ते हैं। यदि एक बालक अच्छे वातावरण में रहता है तो वह कुशल नागरिक बनता है और दूसरा बुरे वातावरण में रहता है तो वह कुशल नागरिक नहीं बन पाता। यानी कहने का मतलब ये है कि वातावरण का जीवन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। व्यक्तित्व की कोई 5 विशेषताएं लिखिए या व्यक्तित्व का अर्थ स्पष्ट करते हुए किसी एक गुण का वर्णन कीजिए या व्यक्तित्व के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जो आधार पर हम कह सकें कि किसी प्रदत्त परिस्थितियों में वह व्यक्ति क्या करेगा। व्यक्तित्व के प्रमुख गुण निम्न हैं: अनुभव के प्रति खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतजन्यता, स्नायु विकृति ये हो जाते हैं। अनुभव के प्रति खुलापन
तो ये आपका हो जाता है अनुभव के प्रति खुलापन व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। जब एक व्यक्ति परंपरागत विचारों को स्वीकार कर स्वयं सोच विचार कर अनुभव आधारित विचारों को स्वीकारता है तो इसे हम अनुभव के प्रति खुलापन कहते हैं। एक व्यक्ति बालक बालिकाओं की देखभाल एवं शिक्षा में भेदभाव इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके वंशज ऐसा करने नहीं करते, परंतु वहीं एक व्यक्ति बालक बालिकाओं की देखभाल एवं शिक्षा में भेदभाव को अनुभव करके मानता है तो यह उस व्यक्ति के अनुभव के प्रति खुलापन है। चैतन्यता चैतन्य व्यक्ति एवं चैतन्य रहित व्यक्ति में बहुत अधिक अंतर होता है। एक व्यक्ति जिसमें चैतन्यता का गुण होता है वह व्यवहार संपन्न तथा आदर्शवादी होगा। दूसरी तरफ चैतन्य रहित व्यक्ति अव्यवस्थित व्यक्तित्व वाला होता है। बहिर्मुखता का गुण व्यक्ति को सामाजिक बनाता है और ऐसे व्यक्ति समाज में अत्यंत प्रसिद्ध होते हैं। सहमतिजन्यता का गुण जिस व्यक्ति में पाया जाता है वह व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति शंका नहीं करता और अच्छे ढंग से अपने कार्यों को संपादित करता है। स्नायु विकृति से ग्रसित व्यक्ति अच्छा व्यक्तित्व वाला नहीं होता है। व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास पर टिप्पणी लिखिए। व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जिन व्यक्तियों में सामाजिकता का गुण पाया जाता है वे समाज में बहुत अधिक सम्मान पाते हैं। वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाज से कटकर रहते हैं, उन्हें समाज में उतना सम्मान नहीं मिल पाता जो एक सामाजिक व्यक्ति को मिलता है। जिन व्यक्तियों में सामाजिकता का गुण पाया जाता है वे व्यक्ति समाज के प्रति एक नागरिक के हित के बारे में सोचते हैं और समाज के विकास के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। शांति शिक्षा की अवधारणा बताइए। शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। आंसर यहाँ पे हो जाता है शांति शिक्षा से आशय। शांति का संबंध हमारे तन एवं मन दोनों से होता है। प्रत्येक व्यक्ति शांति प्राप्ति हेतु प्रयास करता है। प्राचीन काल से ही यह धारणा बनी हुई है कि व्यक्ति का जीवन शांतिमय होना चाहिए। वास्तव में शांति का संबंध व्यक्ति की शारीरिक तथा मानसिक शांति दोनों से है। समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे यह प्रयास आवश्यक है। यह एक राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण बात है कि उस राष्ट्र में कितनी शांति है। समाज में विभिन्न प्रकार के विवाद पाए जाते हैं जो कि उचित नहीं है। इन विवादों को दूर कर हमें समाज में शांतिपूर्ण माहौल बनाना चाहिए। शांति शिक्षा को प्राथमिक स्तर से ही विद्यालय में लागू करना चाहिए, जिससे शिक्षा है जो समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करती है। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि वह समस्त प्रयास शांति शिक्षा है जो समाज में शांतिमय माहौल उत्पन्न करने के लिए बनाए जाते हैं। परिभाषा हो जाती है हैरिस एवं साइनोट के अनुसार शांति शिक्षा का आशय शिक्षा के उन सभी प्रयासों से है जो शांति की इच्छा की पूर्ति करते हैं, संघर्षों को समाप्त करने के लिए अहिंसक उपाय बताते हैं तथा समानता एवं अन्याय को उत्पन्न होने से रोकने के लिए मानव में विभिन्न कौशलों का विकास करते हैं। शांति के लिए शांति शिक्षा की आवश्यकता। समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह इच्छा रखता है कि उनके परिवार एवं समाज में शांति बनी रहे। शांति के लिए शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता निम्न कारणों से है। चारित्रिक विकास हेतु, सामाजिक गुणों के विकास हेतु, आदर्शवादी गुणों के विकास हेतु, नैतिक गुणों के विकास हेतु, प्राकृतिक प्रेम हेतु, अंतर्राष्ट्रीय शांति हेतु, जीवन कौशलों के विकास हेतु, सामाजिक न्याय के विकास हेतु और सामाजिकता एकता हेतु, यानी सामाजिक एकता हेतु हो जाता है। क्वेश्चन है शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य पर टिप्पणी लिखिए। शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य। यदि समाज के प्रत्येक व्यक्ति में भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लिया जाए तो समाज में अशांति समाप्त हो जाएगी और समाज का प्रत्येक व्यक्ति आदर्शवादी बन जाएगा। समाज में कलह तथा संघर्ष का अंत हो जाएगा। भारतीय जीवन मूल्यों के विकास हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं। छात्रों को मानवता की शिक्षा प्रदान की जाए, छात्रों को आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जाए, छात्रों को नैतिकता की शिक्षा प्रदान की जाए, ईश्वर में विश्वास रखने हेतु छात्रों को प्रेरित किया जाए, प्राकृतिक प्रेम की शिक्षा दी जाए, पशु प्रेम की शिक्षा दी जाए और भारतीय संस्कृति की वैश्विक स्तर पर स्थापना का प्रयास किया जाए। शांति कौशल से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख आधार तथा विशेषताएं बताएं।
शांति कौशल से आशय समाज में व्याप्त कलह एवं संघर्ष आदि को समाप्त करने हेतु शांति शिक्षा का सहारा लिया जाता है। समाज के व्यक्तियों को आदर्शवादी, चरित्रवान तथा सदाचारी बनाया जाता है, जिससे समाज में शांतिमय माहौल स्थापित रह सके। शांति कौशल में सर्वांगीण विकास निहित होता है। शांति कौशल का प्रमुख आधार नैतिकता मानी जाती है। शांति कौशल से कौशल है जो समाज के विकास में ही नहीं अपितु राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। शांति कौशल में सार्वजनिक हित का समावेश होता है। शांति कौशल को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है। शांति कौशल वो कौशल हैं जिनमें विश्वसनीयता, मानवता, वैधता आदि का समावेश होता है तथा जो परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्राप्त किए जाते हैं। शांति कौशल के प्रमुख आधार नीचे दिए गए हैं। सामाजिक मूल्य हो जाते हैं नैतिकता, सद्भावना, सृजनात्मकता, कुशलता। शांति कौशल की विशेषताएं। शांति कौशल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: अनुभवों का समावेश, वैधता का समावेश, विश्वसनीयता, तार्किक चिंतन, विश्लेषण और संश्लेषण का समावेश। शांति अभिवृत्ति से क्या आशय है? शांति अभिवृत्ति से आशय आज संपूर्ण विश्व आतंकवाद जैसी समस्या से जूझ रहा है, जिससे वैश्विक प्रगति के मार्ग में बाधाएं आ रही हैं। अतः विश्व के सभी देशों को एक मंच पर आकर शांति के लिए आतंकवाद का विरोध करना चाहिए। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के सफाये का प्रयास जारी है। प्राचीन काल से ही शांतिमय वातावरण की इच्छा विद्वानों, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के द्वारा व्यक्त की गई है। दूसरी ओर पर्यावरणीय संतुलन भी शांति अभिवृत्ति के अंतर्गत आती है। लोगों को वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, जंगलों का विनाश नहीं करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकार भी निरंतर प्रयास करती है। पर्यावरण संतुलन भी अशांति जैसे माहौल को पैदा करता है और इसके जिम्मेदार हम सभी हैं। आज लोगों द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण भूकंप के रूप में देखा जा रहा है। बच्चों में अच्छी आदतों के निर्माण में परिवार एवं शिक्षक की भूमिका बताएं। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है। प्रत्येक बालक की प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार में ही होती है। बालक की आदतों पर भी परिवार का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह सर्वप्रथम उन्हीं आदतों को सीखता या अनुकरण करता है जो परिवार द्वारा उसे सिखाई जाती हैं। ये एक सामाजिक संस्था है। परिवार के कुछ विशेष कार्य हैं: बालक की सामान्य शिक्षा हेतु उचित पर्यावरण का निर्माण, व्यवहारात्मक शिक्षा देना, अनुशासन की शिक्षा देना, कर्तव्यनिष्ठता की शिक्षा देना। बच्चे अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण कर समय से उठना, समय से मल विसर्जन करना, शारीरिक सफाई करना, घर की सफाई करना, समय पर भोजन करना, समय पर खेलना कूदना और समय पर निद्रा लेना आदि सीखते हैं। बच्चों की अच्छी आदतों के निर्माण में शिक्षक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह बच्चों में अच्छी आदतों को सिखा सकता है, जैसे सुबह उठकर अपने बड़ों से नमस्कार करना, उनके पैर छूना, विद्यालय आते समय माता पिता को प्रणाम करके आना तथा शिक्षकों का सम्मान करना, कक्षा में अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, खेलकूद में रुचि रखना, ये हो जाते हैं। मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा कब एवं किस उद्देश्य से की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों को सार्वभौमिक स्वीकृति प्रदान करते हुए विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया। उसके मूल में समस्त मानवों को समान मानते हुए उनके अधिकारों का सम्मान करना था। घोषणा पत्र का उद्देश्य अध्यापन और शिक्षा द्वारा यह प्रयत्न करना है कि मानवों के अधिकारों एवं आजादियों के प्रति सम्मान की भावना जागृत और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपाय करना जिससे सदस्य देशों की जनता तथा उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की जनता इन अधिकारों को सार्वभौमिक और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दे और उनका पालन कराए। बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता तथा परिवार के सदस्यों के योगदान का उल्लेख कीजिए। बालकों के चरित्र निर्माण में परिवार के सदस्यों का योगदान। बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता तथा परिवार के सदस्यों का योगदान। बालकों का सामाजिक एवं नैतिक विकास करना। बच्चों का सामाजिक एवं नैतिक विकास सर्वप्रथम परिवार से ही शुरू होता है। वह सबसे पहले पारिवारिक भाषा को अनुकरण द्वारा सीखता है। उसके बाद परिवार में माता पिता तथा अन्य सदस्य उसे कई नैतिक मूल्य सिखाते हैं। बालक का शारीरिक विकास करना। बच्चों का पालन पोषण परिवार में ही होता है। परिवार ही उसके भोजन की व्यवस्था करता है, उसकी देखभाल करता है तथा रोगग्रस्त होने पर उनका इलाज कराता है। समय पर उठना, समय पर मल विसर्जन करना,
समय पर खेलना कूदना तथा निद्रा लेना बच्चों की परिवार यानी बच्चों को कौन सिखाता है, तो परिवार ही तो सिखाता है ना। व्यवहार संबंधी शिक्षा देना, परिवार ही बच्चों को व्यवहार संबंधी शिक्षा देते हैं, तत्पश्चात वह उसी के अनुरूप अन्य लोगों से व्यवहार करता है। इसी कारण कहा जाता है कि माता पिता को बच्चों के समक्ष अन्य लोगों के साथ शिष्टापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अनुशासन की शिक्षा देना, जब परिवार के मुखिया को सम्मान देते हैं और उसकी बातों को मानते हैं तो बालक भी उनसे अनुशासनात्मक प्रक्रिया सीखता है। अनुकूलता का विकास, बालक परिवार से ही सर्वप्रथम अनुकूलता का पाठ पढ़ता है। परिवार के सदस्य जिस प्रकार एक दूसरे से तादात्म्य स्थापित करते हैं वह उसे सीखता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। हिंसा क्या है? हिंसा के कार्यों का उल्लेख कीजिए। हिंसा का अर्थ किसी को पीड़ा देना। प्रत्येक उस क्रिया को हिंसा कहा जाता है जो दूसरों को शारीरिक तथा मानसिक क्षति पहुंचाने से अभिप्राय से की जाती है। हिंसा के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं: परिवार का समुचित वातावरण या खराब पास पड़ोस, पूर्वाग्रह, अज्ञानता, विज्ञापन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सोशल साइट्स व वीडियो गेम्स, प्रभुत्व जमाने समूह में की भावना यानी प्रभुत्व जमाने की भावना हो जाता है। ब्रैकेट में आपका समूह है। शांति के लिए शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। तैयार किए जा सकने वाले मॉडल शांति शिक्षा के संदर्भ में प्रोजेक्ट कार्य, प्रशिक्षु शिक्षकों को शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता। शांति शिक्षा के संदर्भ में तैयार किए जाने वाले मॉडल: तनाव प्रबंधन, आंतरिक शांति, अष्टांग योग से संबंधित शांति, मूल मानवाधिकार से संबंधित, पर्यावरण एवं सतत विकास से संबंधित। शांति शिक्षा के संदर्भ में लिए जाने वाले प्रोजेक्ट: तनाव प्रबंधन में योग की भूमिका, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का वितरण, मीडिया और हिंसा का संबंध, प्रशिक्षु शिक्षकों को शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता। संसार में आज चारों ओर तनाव, हिंसा एवं भय का वातावरण दिखाई पड़ता है, इसलिए आज शांति की सर्वाधिक आवश्यकता है। शांति मानव मन को, समाज को प्रगति तथा विकास के बारे में सोचने के अवसर देती है तथा व्यक्तियों में शांति के प्रति झुकाव उत्पन्न करना अति आवश्यक है। यह कार्य शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है, जिसके लिए शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो छात्रों को जीवन में शांति की उपयोगिता से परिचित कराता है। शांति शिक्षा की आवश्यकता का क्या औचित्य है, इस पर प्रकाश डालें। शांति शिक्षा की आवश्यकता का औचित्य: व्यक्तित्व दृष्टि से औचित्य, मानव के लिए व्यक्तित्व पर शांति शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। व्यक्ति में कई कौशल एवं मूल्य समाज में अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है, जिससे लोग अशांति के दुष्परिणाम समझें और शांति की स्थापना में सहयोग करें। वैश्विक दृष्टि से औचित्य: संसार में ऐसे राष्ट्र हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की असमानताएं दृष्टिगोचर होती हैं। कई बार एक ही राष्ट्र में कई प्रकार की जलवायु, जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पति दिखाई पड़ती हैं। इन विभिन्नताओं का प्रभाव वहां के निवासियों के स्वभाव, विकास तथा रूप रंग भी दिखाई देता है। राष्ट्रों में जब इस प्रकार की असमानता के कारण भेदभाव पनपने लगे तो कम विकसित राष्ट्र भी उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा करने लगते हैं। यह स्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। सामाजिक दृष्टि से औचित्य: व्यक्तियों में ही समाज का निर्माण होता है। राष्ट्र में रहने वाले लोग एक समाज बनाते हैं। उद्देश्यों के आधार पर भी समाज का निर्माण होता है, जैसे क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, कृषक समाज, वैश्य समाज आदि हो जाते हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से औचित्य: शांति शिक्षा की आवश्यकता पर्यावरणीय दृष्टि से भी है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर प्राकृतिक एवं मनुष्य में घनिष्ठ संबंध मानते थे। उनका मत था कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकता है और मनुष्य प्रकृति की। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रकृति और मनुष्य परस्पर आश्रित है। टैगोर ने प्रकृति को विशेष महत्व दिया। उनका तर्क था कि प्रकृति में वह आंतरिक शक्ति नहीं है जो मनुष्य में है, जिसके कारण उसमें चेतना, नैतिकता, सौंदर्य और स्वतंत्रता की भावनाएं। मानव के अत्यधिक हस्तक्षेप में प्रकृति कालांतर में अपना रूप बदल सकती है। अतः स्पष्ट है कि वर्तमान में शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता का औचित्य कई स्तरों पर है। स्नायु विकृति से संबंधित कार्य व्यवहार पर प्रकाश डालिए।
यहाँ पे देख लेते हैं। व्यक्तित्व का यह पक्ष अरुचिकर संवेगों जैसे डर, दुश्चिंता, अस्वाद व सुमेधता में अनुभव करते ही प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। यह संवेगात्मक स्थिरता एवं आवेग नियंत्रण की मात्रा को व्यक्त करता है। स्थिरता की उच्च आवश्यकता एवं स्थिर एवं शांत व्यक्ति में दिखाई पड़ती है, किंतु यह प्रेरणा विहीन एवं उदासीन होती है। स्थिरता की निम्न आवश्यकता उत्तेजनशील एवं प्रतिक्रियात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ऐसे लोग कभी बहुत गतिशील होते हैं, लेकिन वे असुरक्षित या अस्थिर देखे जाते हैं। इस प्रकार स्नायु विकृति के एक छोर पर सामयिक रूप से शांत, संतुलित, रोगभ्रमी विचारों से मुक्त व्यक्ति दिखाई पड़ता है, तो दूसरे छोर पर सामयिक रूप से अस्थिर, उत्तेजित, असंतुलित, रोगभ्रमी विचारों से घिरा व्यक्ति दिखाई देता है। क्वेश्चन हो जाता है, व्यवहारवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। व्यवहार प्रत्येक प्राणी के लिए अनिवार्य है, इसका जीवन में अत्यधिक महत्व है। ये पारस्परिक संबंधों एवं जीवन व्यापार के लिए भी अत्यावश्यक है, शांति के लिए भी आवश्यक है। शांति के लिए शिक्षा के संदर्भ में भी व्यवहार को जानना एवं समझना होता है। शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार को प्रोत्साहित करना तथा अवांछित व्यवहार को सकारात्मक तरीके से हतोत्साहित करना शिक्षा का प्रमुख दायित्व माना जाता है। इसलिए व्यवहार के संदर्भ में अध्ययन करना आवश्यक है। मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार का पर्याप्त अध्ययन किया है। व्यवहार के विभिन्न पक्षों के विषय में अध्ययन पर बल देने के कारण मनोवैज्ञानिकों में व्यवहारवाद नामक एक संप्रदाय का विकास भी हुआ है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों में अध्ययन उसके संप्रतियों की सीमा से न करते हुए विस्तृत परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक समस्या के समाधान में किसी एक परिप्रेक्ष्य का ही आधार न लेते हुए विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का उपयोग किया जाता है। ये परिप्रेक्ष्य जैविक, व्यवहार परक, मनोविश्लेषिक, संज्ञानात्मक, मानवतावादी आदि है। वर्तमान में उचित व्यवहार पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बल है। शांति के लिए भी उचित व्यवहार अनिवार्य है। वैश्विक दृष्टि से शांति शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। वैश्विक दृष्टि से शांति शिक्षा की आवश्यकता सिद्ध कीजिए। विश्व में कई राष्ट्र हैं, उनमें भौतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि तमाम प्रकार की असमानताएं दिखाई पड़ती हैं। कई बार एक ही राष्ट्र में विभिन्न भू रचनाएं, जलवायु, प्राकृतिक, वनस्पति, जीव जंतु आदि दिखाई पड़ते हैं। इन सब विभिन्नताओं का प्रभाव वहां के निवासियों के रंग, रूप, विकास, स्वभाव आदि पर भी दिखाई देता है। कोई राष्ट्र अपने वैज्ञानिक प्रगति के कारण या प्रकृति संसाधनों के कारण या किसी अन्य कारण से अधिक प्रगति कर जाता है, वहाँ जीवन की सुविधाएं अधिक हो जाती हैं। अपनी प्रगति के कारण कुछ राष्ट्र विकसित माने जाते हैं, यानी माने जाने लगते हैं, तो कुछ विकासशील राष्ट्र, यानी विकसित राष्ट्र जो प्रगति कर चुके होते हैं और विकासशील जो तत्पर होते हैं, है ना, वे दूसरे कम विकसित राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा करने लगते हैं। इससे परस्पर वैमनस्य उत्पन्न होने लगता है। ये स्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए उचित नहीं कही जा सकती है। इसलिए वैश्विक दृष्टि से शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता के औचित्य के में कोई संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्तमान में शांति की विश्व में सर्वाधिक आवश्यकता है। इस तरह से आपका हो जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, आपकी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपके जो पेपर हैं, यानी 2016, 2017, 2018, इस तरह से 2022 तक के सभी पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। क्वेश्चन है, शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार को प्रोत्साहन देने हेतु रणनीतियाँ क्या क्या हैं, स्पष्ट करें। प्राथमिक स्तर की शिक्षा से ही शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों में नैतिकता, आदर्शवादिता, मानवता आदि गुणों के विकास के लिए प्रेरक कहानियाँ, कथाएं सुनानी चाहिए। शांति शिक्षा से प्रेरित व्यक्ति आदर्शवादी होता है तथा दूसरे व्यक्तियों को भी आदर्शवादी बनाने हेतु प्रेरक प्रसंग सुनाता है। शांति शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं। परिवार का शांतिपूर्ण वातावरण, परिवार में शिक्षा का महत्व, बालकों के कार्यों की प्रशंसा, पाठ्यक्रम में शांति की शिक्षा की व्यवस्था, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन, विद्यालय में सृजनात्मक वातावरण, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, समाज उपयोगी कार्यों की शिक्षा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास, अवांछित व्यवहार को सकारात्मक तरीके से हतोत्साहित करने की रणनीतियों का वर्णन कीजिए।
अवांछित व्यवहार को सकारात्मक तरीके से हतोत्साहित करना। अवांछित व्यवहार से ग्रसित बालक समाज में अच्छा कार्य नहीं करता है तथा जिन जिन कार्यों की अपेक्षा उसके माता पिता उससे करते हैं उसमें वह रुचि नहीं लेता, बल्कि वह कार्य करता है जिससे बालक की रुचि होती है और वह यह नहीं जान पाता कि यह कार्य उसके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति को सुधारना अत्यंत आवश्यक होता है परंतु उसे सुधारने के लिए सकारात्मक रणनीति का होना अति आवश्यक होता है, वरन उस बच्चे में अकारात्मकता और आ जाएगी और वो गलत कार्य करेगा। बालकों में अवांछित व्यवहार को सकारात्मक तरीके से सुधारने की रणनीतियाँ नीचे दी गई हैं। प्रेरक प्रसंगों को सुनना, अच्छे वातावरण में रहना, सांस्कृतिक तथ्यों का ज्ञान, बालक को उचित सम्मान, बालकों की समस्याओं का समाधान, इस तरह से हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। मीडिया और हिंसा, गांधी दर्शन एवं शांति अष्टांग योग। तो सबसे पहले देख लेते हैं मीडिया और हिंसा। इसमें देखिए इस तरह से अथवा करके भी क्वेश्चन आ सकता है। मीडिया और हिंसा में क्या संबंध है, लिखिए। महात्मा गांधी ने शांति की स्थापना हेतु किस प्रकार के आचरण पर बल दिया है, लिखिए। या मीडिया की हिंसा में क्या भूमिका है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। देख लेते हैं मीडिया और हिंसा। मीडिया और हिंसा का संबंध प्राचीन काल से ही देखा जा रहा है। प्राचीन काल से ही अखबारों में स्वतंत्रता संग्राम तथा अन्य घटनाओं को दिखाया जाता था। वर्तमान समय में मीडिया और हिंसा पहले की तुलना में और घनिष्ठ हो चुके हैं। मीडिया के माध्यम से हिंसा रुकती है और दूसरी ओर बच्चे फिल्मों में मार धाड़ लूटपाट को देखकर अनुकरण करने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे आजकल वीडियो गेम खेलते हैं जिससे उनका मानसिक विकास तो होता है परंतु कुछ बच्चे हिंसात्मक वीडियो गेम को खेलते हैं, फलतः उनमें हिंसात्मक प्रवृत्ति का भी विकास होता है। प्राथमिक स्तर पर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हिंसात्मक फिल्में नहीं दिखानी चाहिए तथा बच्चों से नकारात्मक अभिनय भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं, है ना। तो इसलिए बच्चों को इस तरह की फिल्में नहीं दिखानी चाहिए। वर्तमान समय में मीडिया हिंसात्मक घटनाओं को दिखाकर लोगों को हिंसक गुणों को न अपनाने की सलाह दे रही है। वहीं मीडिया अपने चैनल द्वारा बड़ी बड़ी हिंसक घटनाओं को रोकने में मदद कर रही है। न्यूज़ चैनल के माध्यम से अधिकारियों, पुलिस डिपार्टमेंट आदि को जागरूक कर बड़ी बड़ी हिंसक घटनाओं को आसानी से रोका जा सकता है। गांधी दर्शन एवं शांति। समाज का प्रत्येक नागरिक शांतिमय वातावरण की इच्छा रखता है। वह अपने परिवार के सुख शांति हेतु कठिन परिश्रम करके पारिवारिक दायित्वों को निभाता है। शांति की आवश्यकता वैश्विक स्तर पर होनी चाहिए जिससे विश्व का कल्याण हो तथा विश्व के सभी लोग सुखी हों। महात्मा गांधी जी ने शांतिमय माहौल हेतु अथक प्रयास किए। वे हिंसा न करने का संदेश जन जन तक पहुंचाते थे। महात्मा गांधी जी को अहिंसा के पुजारी के रूप में जाना जाता। गांधी युग के लोग गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर हिंसा न करने का संकल्प लेते थे। गांधी जी के विचार निम्नलिखित हैं। समानता की भावना, सत्य एवं समावेश, अहिंसा की शिक्षा, सादगी का जीवन, राम राज्य की कल्पना, सर्वधर्म स्वभाव, कर्तव्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, सामाजिक न्याय, निष्पक्षता की शिक्षा, प्रजातांत्रिक मूल्यों का समावेश, ये हो जाते हैं। अष्टांग योग आंतरिक शांति हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। योग के माध्यम से शरीर निरोगी होता है, व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। योग के निम्न विभाग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 हो जाते हैं। इन अष्टांगों में यम एवं नियम मुख्य रूप से आचार संबंधी अभ्यास हैं। इसके बाद 2 अंग आसन एवं प्राणायाम शरीर को भौतिक रूप से योगाभ्यास के योग्य बनाने हेतु उपयुक्त है। 5वां प्रत्याहार मुख्य रूप से इंद्रिय निग्रह का उपाय है। धारणा, ध्यान तथा समाधि पूर्ण रूप से मानसिक तथा आध्यात्मिक साधनाएं हैं। अष्टांग योग के चरण नीचे दिए गए हैं। यम, यह अष्टांग योग का प्रथम चरण है। मन को स्थिर रखने का प्रमुख मार्ग है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपका अष्टांग योग का प्रथम चरण कौन है, तो आपको पता है यम। नियम, यह अष्टांग योग का दूसरा चरण है। योग के 5 नियम हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, हो जाता है। आसन, यह अष्टांग योग का तीसरा चरण है। यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर को एक विशेष स्थिति में रखते हैं। प्राणायाम अष्टांग योग का चौथा चरण है। इसमें नाड़ी शुद्धि को संबंधित किया जाता है। प्रत्याहार अष्टांग योग का 5वां चरण प्रत्याहार है। प्रत्याहार स्वनियंत्रण की
प्रक्रिया है। धारणा यह अष्टांग योग का 6वां चरण है। चित्त को एक विशेष पदार्थ पर केंद्रित करना धारणा है। ध्यान विचारों का केंद्रीकरण ही ध्यान है। ध्यान को अवधान भी कहा जाता है। ध्यान तथा रुचि का घनिष्ठ संबंध होता है। समाधि अष्टांग योग का 8वां और अंतिम चरण समाधि। इस अवस्था में व्यक्ति शून्य स्वरूप होता है। समाधि ध्यानाभ्यास की ही उत्तम अवस्था है, यानी या उच्चतम अवस्था है। सतत विकास से आप क्या समझते हैं? सतत विकास की आवश्यकता एवं महत्व बताएं। सतत विकास का अर्थ एवं आवश्यकता बताएं। तो सतत विकास को समझ लेते हैं। सतत विकास वह प्रक्रिया है जो मानव के संतुलन तथा स्थिर विकास से संबंधित होती है और विकास को पोषणीय विकास भी कहा जाता है। सतत विकास का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास से है। सतत विकास की आवश्यकता, तो सतत विकास की आवश्यकता क्यों होती है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाता है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, पर्यावरणीय संसाधनों का संतुलित विकास होना, प्रकृति तथा मानव जातियों पृथ्वी के सभी जीवों हेतु अति आवश्यक प्राकृतिक संसाधन मानव जाति के लिए वरदान है। अतः मानव जाति को चाहिए कि वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। संतुलित विकास मानव जाति के लिए पर्यावरणीय संसाधनों का संतुलित विकास अति आवश्यक होता है, क्योंकि संतुलित विकास होने से पर्यावरणीय संसाधनों के उपयोग पश्चात भी संसाधन भविष्य के लिए उपलब्ध हो सकें, जिससे भविष्य हेतु प्राकृतिक संसाधन मिल सके। सामाजिक विकास सतत विकास का संबंध सामाजिक विकास से। प्राकृतिक संसाधन समाज के लोगों के हित के लिए होते हैं। समाज के लोगों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का विकास, संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो सकें। आर्थिक विकास आपका हो जाता है। आर्थिक विकास का होना अति आवश्यक होता है, परंतु संतुलित आर्थिक विकास का होना इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। समाज के सभी व्यक्ति आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक रहती है, परंतु यह देखना भी आवश्यक है समाज के लोग प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग ना करें। ये आपका लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे आपकी जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जैसे किसी वजह से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, क्योंकि कुछ वजह ऐसी होती हैं जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाती है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि वीडियो तो अपलोड ही होती हैं, और अब एग्ज़ाम का टाइम है तो अब तो कोई लिमिट नहीं है कि कितनी वीडियोस अपलोड किए जाएं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जैसे ही तैयार होती हैं तो अपलोड कर दी जाती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके उसे देख लिया कीजिए, सर्च कर लिया कीजिए कि देखें कहीं कोई वीडियो अपलोड तो नहीं हुई है, तो आप लोग देख लिया कीजिए, नोटिफिकेशन का वेट ना किया कीजिए, ठीक है ना। और अगर नोटिफिकेशन आ जाती है तो बहुत अच्छी बात, किसी वजह से नहीं आ पाती है किसी वीडियोस की तो आप लोग उसको देख लिया कीजिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं वैश्विक पर्यावरण नीति का निर्माण। वैश्विक स्तर पर यह सोचा जाना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का विकास संतुलित हो तथा पर्यावरणीय संसाधनों का दुरुपयोग न हो। यदि पर्यावरणीय संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होगा तो भविष्य हेतु प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है आपकी सीरीज। अब जो आपका जो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो इसके सॉल्व पेपर हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।